जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एस्कोमाइकोट्स। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस तरह स्टेटमेंट से पूछा जाता है। राइट अ नोट ऑन एस्कोमाइकोटा या राइट अ नोट ऑन एस्कोमाइसिटीज़ और राइट अ नोट ऑन सैक फंजाई। बेटे फंगस की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है, उसी की बिना पर इनको क्लासीफाई किया जाता है, उसी की बिना पर इनको नेम दिए जाते हैं। अगर आपको लास्ट टॉपिक बेटे याद है तो उसमें हमने जाइगोमाइकोटा को जाइगोमाइकोट्स इसलिए कहते थे कि उसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स था वो जाइगोस्पोर थे, जो कि जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्कोमाइकोटा। दिस इज़ द सेकंड ग्रुप ऑफ फंजाई। और इसको एस्कोमाइकोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है वो एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। एस्कोस्पोर्स जो है वो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मीन्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम इसको एस्कोमाइकोटा कहते हैं या एस्कोमाइसिटीज़ कहते हैं। सैक फंजाई बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको हम एस्कस कहते हैं, और उसकी प्लूरल को, उसको जमा को हम एसाई कहते हैं या एस्काई कहते हैं, और उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। तो बेटा पहली ही जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा फंगस का ग्रुप, चारों ग्रुप में कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा है? तो ये ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। और इसलिए क्योंकि 1 लाख स्पीशीज़ में जो 60,000 स्पीशीज़ जो हैं, 60,000 स्पीशीज़ वो इस ग्रुप की ही हैं। और उस 60,000 में से 50% और 100 यानी 30,000 जो स्पीशीज़ हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये अगेन एक एमसीक्यू बन जाएगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में किस ग्रुप के फंगस जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इसमें भी एस्कोमाइकोट्स कहेंगे। ज़्यादातर इसमें टेरेस्ट्रियल हैं, खुश्की पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इनमें से जो है वो समुंदर और पानी में भी पाए जाते हैं। अपीयरेंस इनकी क्या होगी? डाइवर्सिटी जो है इसमें ग्रुप में वो यीस्ट से लेकर लार कप कप फंजाई तक होती है और मोरल्स तक होती है। ये इसमें ये डाइवर्स ग्रुप भी है। और इसके जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट हाइफी से मुतल्लिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटे जाते हैं। जी जी अगर हम बात करें कि एस्कोमाइकोट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो सबसे पहले बेटे है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें कोनिडिया होते हैं जो कि हवा से बिखर जाते हैं। कोनिडिया क्या है? आपने पढ़ा था कि स्पोर्स की एक स्पेशल फॉर्म होती है जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। यीस्ट के मुतल्लिक भी हमने पढ़ा था कि नॉन हाइफल और यूनिसेलुलर फंगस है, उसका ताल्लुक भी इस ग्रुप से है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। वैसे तो ये तीनों ग्रुप से डिराइव किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यीस्ट जो होती हैं, यीस्ट ग्रुप का नाम है, यीस्ट के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो एस्कोमाइकोट्स में शामिल हैं, इसलिए हम इसको एस्कोमाइकोट्स के अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग से होती है। यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एस्काई। एस्काई बेटा वो स्ट्रक्चर था, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें जिसको हम एक को एस्कस कहते हैं और उसमें सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो चूँकि यीस्ट का ताल्लुक ज़्यादातर एस्कोमाइकोट से है, लेकिन कुछ का ताल्लुक बेसिडियोमाइकोट से भी है, इसलिए जिन यीस्ट का ताल्लुक बेसिडियोमाइकोट से होगा उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडिया वो स्ट्रक्चर है जिस पर बेसिडिया स्पोर्स यानी सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं। उनमें उन यीस्ट में जिनका ताल्लुक बेसिडियोमाइकोट से है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडिया या बेसिडियोपोर से होती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट का बेटे मतलब होता है टू ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे एथेनॉल जो कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी फीचर की बुनियाद पर जो है दीज आर ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसी की बिना पर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो लिक्वर है, शराब है, वो ऐसे जो मशरूबात बनाने के लिए यीस्ट को जो है वो यूज़ किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई ये मोस्ट कॉमनली एक्सप्लोइटेड यीस्ट है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू पूछते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने वाला, यूज़ किया जाने वाला फंगस है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। इनमें सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और उन सेक्सुअल स्पोर्स को मैंने स्टार्ट में भी कहा था एस्को स्पोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम भी क्या है, एस्कोमाइकोटा। और ये एस्कोस्पोर्स बेटे कैसे बनते हैं? ये एस्कोस्पोर्स बेटे बनते हैं मियोसिस से बनते हैं। किस में बनते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बेटा बनते हैं, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर में बनते हैं, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एस्काई कहते हैं और एक को हम एस्कस कहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मियोसिस के बाद न्यूक्लियस मियोसिस फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और उसको फिर मियोसिस फॉलो करती है। मसलन ये मतलब ये हुआ कि पहले जो है कैरियोगैमी से पहले कैरियोगैमी पहले होती है और उसके बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है जो कि जाइगोट के मतवाजी पैरेलल होता है, फिर उसमें मियोसिस होती है, उसके फिर स्पोर्स बनते हैं। तो मियोसिस फॉलो करती है कैरियोगैमी को, न्यूक्लियस के मिलने को इनसाइड एस्कस, और इसके बाद 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब 8 कैसे बनेंगे? वैसे तो हम जानते हैं कि एक जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है उसकी मियोसिस से बेटे 4 स्पोर बनते हैं। ये जो 4 एस्कोस्पोर बनते हैं तो इनमें फिर माइटोसिस का अमल होता है। जब फिर माइटोसिस का अमल होगा तो हर एक जो हमारे पास एस्कोस्पोर होगा उससे फिर मज़ीद एक एक और एस्कोस्पोर बन जाएगा, तो इस तरह से 8 हो जाएंगे। और ये सारे के सारे जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एस्कस में होते हैं, जिसकी जमा एस्काई होता है, इसलिए हम इसको सैक लाइक फंजाई भी कहते हैं। मोस्ट सैक फंजाई है एस्काई, और ये जो इनके एस्काई होते हैं ये एक रिप्रोडक्टिव बॉडी में पाए जाते हैं, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और उसका एस्कोकार्प नाम होता है। विजिबल मोरल्स, बहुत सारे जो फंजाई हैं मोरल्स हैं और उनमें जो बॉडी नज़र आती है वो फ्रूटिंग बॉडी ही होती है। अब इनमें लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ पाया जाता है। लेंथी डाइकैरियोटिक फॉर्म के जो हाइफी होते हैं वही इसके एस्कोकार्प बनाते हैं। अब लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ बेटे क्या था? बेटा याद करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को, जिसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले बेटे जो है वो फंजाई आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर उनके साइटोप्लाज्म का मिलाप होता है जिसको आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर उसके बाद बेटे 2 एस्काई या 2 सेल आपस में इकट्ठे रहते हैं, मिले रहते हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियाई अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं और वो आपस में फ्यूज़ नहीं करते। तो जब तक प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी नहीं होती, या जब तक उस फ्यूज़ किए हुए एस्कस में या हाइफी में या सेल में 2 न्यूक्लियाई अपनी शनाख्त, अपनी इनफरादी शनाख्त को बरकरार रखते हैं, तो उस टाइम को हम डाइकैरियोटिक फेज़ कहते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। और उस हाइफल सेल को या उस एस्कस को हम डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर कहेंगे, या डाइकैरियोटिक हाइफी कहेंगे, या डाइकैरियोटिक एस्कस कहेंगे। और उससे जो फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प बनेगी उसको हम कहेंगे दैट इज़ डाइकैरियोटिक एस्कोकार्प, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होती है, जब ये फंजाई के लिए कंडीशंस नॉर्मल आती हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद डाइकैरियोटिक फेज़ ख़त्म होता है, इनके न्यूक्लियाई मिलते हैं जिसको कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी के सिलसिले में डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है और उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में फिर मियोसिस होती है, तो उस मियोसिस से फिर एस्कोस्पोर बनते हैं, फिर उस एस्कोस्पोर में माइटोसिस होती है तो वो डबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हर एक स्ट्रक्चर के अंदर, हर एक एस्कस के अंदर ये फंक्शन पाया जाता है।
सो नेक्स्ट हम देखेंगे जी, आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। और ये इसके धागा नुमा स्ट्रक्चर जो है ये इसके हाइफी ही हैं। और ये आप इसको देखेंगे ऊपर से तो ये आपको बारीक जो बाल होते हैं ये एस्कस के इर्द गिर्द बाल होते हैं बारीक से, इनको पैराफिसिस कहते हैं। और उन बालों के दरमियान आप देखेंगे कुछ फासले पर एस्काई पाए जाते हैं और इन एस्काई के अंदर जो है फिर क्या होता है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो ये एस्कस जो है, एस्काई इसकी जमा है, ये सैक लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिस वजह से इस ग्रुप का नाम क्या होता है, एस्कोमाइकोटा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एस्कोस्पोर्स हैं, उस स्ट्रक्चर को हम एस्काई कहेंगे, ज़्यादा एक को एस्कस कहेंगे, ज़्यादा को एस्काई कहेंगे, और इसी की बिना पर हम इसको एस्कोमाइकोटा का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटे ये लाइफ साइकिल जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेटिंग स्टेज से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंजाई में मेल और फीमेल जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का वो नहीं होता। इसमें मेटिंग टाइप्स होती हैं जिनका ताल्लुक एक स्पीशी से हो तो हम कहते हैं दे आर कॉम्पैटिबल मेटिंग टाइप्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक वो मेटिंग टाइप है जिसमें ब्लू न्यूक्लियई है, दूसरी वो जिसमें रेड न्यूक्लियई हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़े मिले तो मिलने से आप देखेंगे जब ये दोनों हाइफी मिलकर एक हाइफी बना देते हैं तो आप बेटा इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें ब्लू न्यूक्लियस और रेड न्यूक्लियस अलग अलग नज़र आते हैं। तो मुझे यूँ कहना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपना जो है वो स्ट्रक्चर को बरकरार रखा हुआ है, इंडिविजुअल न्यूक्लियाई ने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बेटे स्ट्रक्चर बनेगा ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का स्ट्रक्चर होगा। और इसमें हम इसको इंडिकेट करते हैं N+N से। हम इसको 2N से नहीं करते क्योंकि 2N डिप्लाइड होता है, N हैप्लाइड होता है, और डाइकैरियोटिक हम N+N से करते हैं। तो ये भी MCQ में पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे इसमें हैप्लाइड हाइफी जो है ये आपस मिले हुए, अब फिर इसी स्टेज से एस्को कार्ब बन जाएगी। एस्को कार्ब जो है फिर उसको दिखाया हुआ एस्को कार्ब के अंदर जो एस्काई हैं वो भी डाइकैरियोटिक हैं, उनमें भी हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक फेज पाया जाता है। यहाँ पर आपको बेटे जो है वो एस्कस दिखाए गए हैं, 4 एस्कस हैं। आप हर एक एस्कस में देखेंगे तो आपको उसमें दो दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, एक रेड न्यूक्लियस है और एक जो है ब्लू न्यूक्लियस है। इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वक्त इसी स्टेज में गुजारते हैं। सो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आया, जब कैरियोगैमी होगी तो ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिल गए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूज़ न्यूक्लियाई जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये फ्यूज़ न्यूक्लियाई बेटा आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको फ्यूज़ न्यूक्लियाई हैं। इसके बाद आप मियोसिस होती है, तो मियोसिस के बाद जो है फिर इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि 4 जो है वो क्या हो गए, 4 इसमें आपके पास जो है वो एस्कोस्पोर बन गए। अब इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है ये एनालगस होता है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे जाइगोट होता है, और इसमें कैरियोगैमी एनालगस होती है फर्टिलाइजेशन के। सो बेटे फिर माइटोसिस होगी। तो मैंने जैसे कहा कि हर एक जो सेल है न्यूक्लियस है वो अपना एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेगा। तो इस तरह से 8 एस्कोस्पोर बन जाएंगे। अब ये एस्कोस्पोर चूँकि 2 तरह के हैं, मियोसिस की पैदावार 2 तरह की होती है, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। जो ब्लू कलर के होंगे वो ब्लू कलर का फंगस बनाएंगे, जो रेड कलर के होंगे वो रेड कलर का फंगस बनाएंगे। इस तरह से बेटे इनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है बेटे आपको इसमें चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।